प्लीज सेटल डाउन, सब लोग प्लीज सेटल डाउन। हाँ जी, प्लीज सेटल डाउन एवरीवन। अपनी क्लासेस का टाइम 10:45 से 1:45 है, ठीक है। एंड श्योर कल से मंडे से 10:45 मतलब 10:45 आई विल स्टार्ट द लेक्चर 10:45, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो तो। कैसा लग रहा है आप लोगों को? पुणे अच्छा लग रहा है? हाँ, पुणे में चिकनगुनिया वगैरह फैल रहा है ना, ऐसा सुना आपने? बहुत सारे लोगों को हुआ है। किस किस के रिलेटिव को चिकनगुनिया हुआ है बताओ मुझे, हाथ ऊपर करो। बंद करना, ये कहां से आ रहा है आवाज? हेलो 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 हेलो। ये आवाज पहले तो नहीं आ रही थी, अभी आ रही है ये। हेलो 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 चेक चेक चेक। हेलो 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 हेलो। इसकी आवाज थोड़ी और बढ़ा दे बस। हेलो 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 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। वो माइक इधर लाना, वो उधर पड़ा था पहले, इधर पड़ा था, इधर रख लेना उसको। हेलो हेलो, बट इस माइक का नहीं है, माइक का बंद कर रहा हूँ तो भी वो तो आ रही है आवाज ना। एक मिनट आप रखिए। हेलो 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 हेलो। हाँ यहाँ रख ले इसको, इसको ऐसे बंद करके यहाँ रख ले। हेलो 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 हेलो। हाँ, चालू ही रहने दो इसको, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है ना? चलिए, ये बोलते हैं आपकी बुक अभी तक नहीं आई, आ जाएगी बुक आपको, ठीक है। यस, तो जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बुक आ जाएगी, क्योंकि बुक अभी देखो, अभी तो वो बजट आया, बिल तो अभी बना यार, अभी तो फाइनेंस एक्ट बना, बंदा कितना फास्ट काम करेगा। और रोज आके चेंज कर देते, बोलते पहले बोलते इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, फिर बोलते मिलेगा, ये कितना सारा चेंज होता है यार। आ जाएगी बुक, ऑलरेडी प्रिंट में है। मंडे को या ट्यूसडे को आप लोगों को मिल जाएगी, फेस टू फेस वालों को, और ऑनलाइन वालों को भी मंडे से डिस्पैच होना चालू हो जाएगी, ठीक है। बुक की अभी एज सच कोई जरूरत नहीं है, 2 4 दिन के बाद जरूरत पड़ेगी, जब बुक की जरूरत पड़ेगी तब तक आपके पास बुक आ चुकी होगी। चलिए, हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, बोलो चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता था? इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर द एवरी असेसमेंट ईयर, इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन
and it is charged on the total income earned by person in the previous year and tax is charged at the rate prescribed in the Finance Act. अब क्वेश्चन ये आता है पर्सन किसको बोलेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स इज बेसिकली चार्ज ऑन एवरी पर्सन. सर पर्सन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे पर्सन, कि ये पर्सन है इसको इनकम टैक्स लगेगा, पर्सन किसको बोलेंगे. तो गाइस मैं बता दूं हमारे इनकम टैक्स में बेसिकली 7 लोग ऐसे हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, और ये 7 लोग ऐसे हैं जिन पे इनकम टैक्स लगेगा. सबसे पहला इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसको इनकम टैक्स लगेगा. आप एक बात बताओ, आप किस में आओगे, इंडिविजुअल किसको बोलेंगे, बोलो. इंडिविजुअल मतलब बोलते हैं सिंगल पर्सन, कमिटेड है तो मिंगल. इंडिविजुअल अगर कोई शादीशुदा है वो भी इंडिविजुअल में आएगा या सिर्फ सिंगल ही आएगा. हाँ इंडिविजुअल मतलब मैं किस में आऊंगा, मैं शादीशुदा हूं तो मैं किस में आऊंगा, मैं इंडिविजुअल में नहीं आऊंगा. राइट आंसर इज इंडिविजुअल मतलब अ ह्यूमन बीइंग और यू कैन से दैट अ नेचुरल पर्सन. मैं हूं, आप हो, कोई भी पर्सन है इंडिविजुअल, वो तुम्हारे इंडिविजुअल में आएगा. लेकिन एक बात बताओ, इसमें माइनर पर्सन इंडिविजुअल में आएगा या नहीं. नहीं, पेरेंट इंडिविजुअल है बट माइनर अपने आप में इंडिविजुअल में आता है या नहीं, उसको इंडिविजुअल बोलेंगे या नहीं. हाँ राइट आंसर इज यस, वो भी इंडिविजुअल ही है ना यार. माइनर बच्चा क्यों इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल ही तो है वो. तो माइनर अगर कोई भी चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड, माइनर बच्चा है, दैट माइनर चाइल्ड विल ऑल्सो बी कवर इन द इंडिविजुअल, वो तुम्हारे इंडिविजुअल में आएगा. अब एक और चीज समझना, इंडिविजुअल में माइनर है, वो माइनर भी इंडिविजुअल में आएगा. सर अगर मेल इंडिविजुअल में आएगा, फीमेल इंडिविजुअल में आएगा, अगर कोई थर्ड जेंडर है तो. हाँ थर्ड जेंडर विल कवर इन द इंडिविजुअल और नॉट. यस वो भी इंडिविजुअल में आएगा, अगर थर्ड जेंडर है वो भी इंडिविजुअल में आएगा. कोई पर्सन अगर मेंटली कैपेबल नहीं है, लोगों पे पत्थर फेंकता है देख के, अगर मान लो मेंटली एनी पर्सन इज डिसेबल, इज दैट पर्सन विल ऑल्सो कवर इन इंडिविजुअल और नॉट. यस और नो. राइट आंसर इज यस, वो भी इंडिविजुअल में आएगा. तो इंडिविजुअल का मतलब होता है जो नेचुरल पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, वो तुम्हारे इंडिविजुअल में आएगा. इसमें बेटा माइनर भी इंक्लूड हो जाएगा, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, अनसाउंड माइंड ऑफ द पर्सन, वो तुम्हारे इंडिविजुअल में आएगा. तो इतने लोग हैं जिनको टैक्स भरना पड़ेगा. एक तो इंडिविजुअल को भरना पड़ेगा, दूसरे पे आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एचयूएफ को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है. इनकम टैक्स में एचयूएफ एक अलग एंटिटी है, एक अलग पर्सन है. मुझे बताओ एचयूएफ क्या होता है. वेरी गुड, ये तो फुल फॉर्म होता है, ये तो मैं भी बता चुका था, ये तो मैंने भी बताया था. एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. क्या होता है एचयूएफ, तो बोलता है एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. क्या जिस बिजनेस में नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि एक से ज्यादा जनरेशन इन्वॉल्व होती है, फैमिली बिजनेसेस, तो आप उसको एचयूएफ बना सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इनकम टैक्स में मैं बताऊं, एचयूएफ को एक अलग पर्सन माना गया है कि एचयूएफ एक अलग पर्सन है. जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, फर्म है, वैसे ही एचयूएफ एक अलग पर्सन है. लेकिन मैं आपको बताऊं जो नया टैक्स लॉ आने वाला है, जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, सीएमए फाइनल में पढ़ोगे, उसमें एचयूएफ को हटा देंगे ये लोग. क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे कोई फैमिली बिजनेसेस बचे नहीं है, कोई ऐसा फैमिली बिजनेस नहीं है. आज की डेट में एचयूएफ सिर्फ किस लिए बनाया जाता है पता है, सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए, जिससे कि 3 लाख रुपए का एक बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है ना, कि 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता. वो 3 लाख रुपए तक टैक्स ना लगाने के लिए लोग एचयूएफ बनाते हैं. अदरवाइज आज की डेट में ऐसा कोई भी एचयूएफ वगैरह नहीं होता है, कोई भी एचयूएफ का ऐसे फैमिली बिजनेसेस वगैरह नहीं होते. तो आगे जाके जो नया टैक्स लॉ आएगा, उस टैक्स लॉ में बेसिकली एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है वो निकाल देंगे, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे. लेकिन सर अभी तक तो है, आंसर इज यस. अब जो एचयूएफ रहता है ना, उस एचयूएफ में गाइस
एक होते हैं मेंबर और एक होते हैं को पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। किसको बोलते हैं को पार्टनर्स? पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैं बता दूं, ये है मिस्टर बीबी। मिस्टर बीबी, चलो मैं इधर 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 एग्जांपल लेता हूं। मैंने मेरा एक एचयूएफ बनाया, उसमें कौन कौन है समझना। हाँ, ये मैं हूं, मिस्टर बीबी, मैं मिस्टर बीबी। अब एक बात समझना, मिस्टर बीबी जो है मेरी बीवी और है, जिसका नाम है मिसेस बीबी। मिसेस बीबी ये मेरी बीवी है, ठीक है। अब एक चीज समझना, मेरा एक बेटा है मान लो, जिसका नाम है मास्टर बीबी। मास्टर बीबी, और एक बेटी है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? मिस बीबी ना, तो उसका नाम है मिस बीबी। अब एक बात समझना, मेरे बेटे की शादी और करा ली, और इसकी बीवी है, उसकी बीवी है ये वाली, ठीक है, जिसका नाम है धन्नो। जिसका नाम है धन्नो करके, ठीक है। मेरे बेटे की भी बीवी है धन्नो। हमारा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एचयूएफ है। एचयूएफ में मैं हूं कर्ता। जो बंदा हेड ऑफ द फैमिली होता है दैट इज कॉल्ड कर्ता। मैंने जैसे ही शादी कर ली मेरी बीवी से, तो मैंने जैसे ही शादी की, शादी करने के बाद अगर बच्चा हो जाता है तब एचयूएफ बनाते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपने सिर्फ शादी की आप एचयूएफ बना सकते हो, लेकिन उसका कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं नहीं, देयर शुड बी ए 2 जनरेशन, तभी एचयूएफ बनेगा। सिर्फ शादी करते ही एचयूएफ नहीं बना सकते, शादी करने के बाद एटलीस्ट एक बच्चे को मेहनत से जन्म दो करके, ठीक है, उसके बाद आप एचयूएफ बना सकते हो। दैट इज वन व्यू। अब मार्केट में दोनों ही व्यू चलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ शादी हो गई, एक अलग एचयूएफ बना दिया। आजकल एचयूएफ बनाने के लिए हम लोग, हमारे ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट आते थे जो हमको बोलते थे कि आप एचयूएफ बना के दो, तो हम उनको बोलते थे कि एचयूएफ आप ही को बनाना पड़ेगा। हम लोग उसका रिटर्न फाइल करके देंगे, ठीक है। तो आके ये रिक्वेस्ट ना करे कि हमको एचयूएफ बना के दो, ठीक है। एचयूएफ मेहनत आप करो, बच्चे आप करो, फिर एचयूएफ बनेगा। तो गाइस एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली किसी के जैसे ये हस्बैंड वाइफ है और बच्चा हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में वो एचयूएफ बन जाता है। आप एचयूएफ बना सकते हो। एचयूएफ बनाने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, मतलब एचयूएफ का पैन कार्ड, एचयूएफ का पैन कार्ड बनाना पड़ता है। एक एचयूएफ का एक डीड होता है, वो डीड बना दिया कि ये फैमिली है, इसमें ये लोग हैं, और ये एचयूएफ, ये बन गया एचयूएफ। पैन कार्ड बना दो, बैंक अकाउंट खोल दो, एचयूएफ। आज की डेट में सिर्फ 3 लाख का बेनिफिट लेने के लिए एचयूएफ बनता है। अब एक बात समझना, जो ये बंदा मेल है, इसके जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, वो बच्चे, और अगर उनके भी बच्चे होंगे करके, ठीक है। अब जैसे मेल असेंडेंट से जो भी बच्चे होंगे, मतलब जैसे मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरा बेटा, मेरे बेटे के जो बच्चे होंगे मेल असेंडेंट से जो आ रहे हैं बच्चे, वो जो होंगे वो उस एचयूएफ के को पार्टनर्स माने जाएंगे। को पार्टनर उसको बोला जाता है जिसके पास बंटवारे का राइट रहता है। मतलब बंटवारा जब होगा तो इनको पैसा मिलेगा उस एचयूएफ की प्रॉपर्टी का, दैट इज कॉल्ड को पार्टनर्स। तो को पार्टनर्स है, वो को पार्टनर बोला जाता है जिनको बंटवारे का पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड को पार्टनर्स। अब एक चीज समझना, सर को पार्टनर कौन कौन होता है? तो देखो, जो मेल मेंबर है उसके जो बच्चे होंगे वो को पार्टनर में आ जाएंगे। जैसे मान लो ये मैं हूं मिस्टर बीबी, तो मेरा बेटा और मेरी बेटी को भी बंटवारे का हक है। 2004 से पहले नहीं था। 2004 से पहले बेटियों को उनके पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। बेटी तो पराया धन है करके, ठीक है, तो बोले बेटी को शादी करके भेज दो किसी और के घर में, हमारे घर का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटे का हक है। वो अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक जजमेंट दिया था, और उसके बाद से बोला कि हिंदू फैमिली, हिंदू लॉ में जो भी बेटी रहेगी उस बेटी को बेटे के इक्वल हक है, जब तक कि वो बेटी खुद का हक सरेंडर नहीं कर देती।
नॉर्मली अपने हिंदू फैमिलीज में आपके यहां पे क्या हुआ होगा, बेचारी बुआ को एक दिन बुलाते हैं रक्षाबंधन पे, और पापा बुआ को बुला के और एक डीड पे साइन करा देते हैं। सबके घरों में यही होता है, जितने हिंदू फैमिलीज आप देखोगे कि रक्षाबंधन पे बुआ को बुलाते, बेचारी रक्षाबंधन पे राखी बांधने आ रही है, पता नहीं पापा तो पहले से अग्रीमेंट लेके बैठे हैं, और उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि जो भी दादाजी की वगैरह जो प्रॉपर्टी है उस पे सिर्फ भाइयों का हक है, बहन अपना हक है वो खुद की मर्जी से खुद के इच्छा अनुसार है वो त्याग कर रही है। वो आजकल देखा होगा सबके घरों में ऐसा होता है, बट अदरवाइज जो फीमेल मेंबर है उसका उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी में इक्वल हक है, जितना बंदे का है लड़के का है उतना ही लड़की का है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये जो मिस्टर बीबी है, मेरी अगर मान लो ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी है तो इसमें मेरे बेटे का मेरी बेटी का दोनों का हक है, लेकिन ध्यान रखना मेरी वाइफ का एंड मेरे बेटे की वाइफ का, धनों का, इनका इस एचयूएफ की प्रॉपर्टी में हक नहीं है। मिस ये जो है ये को पार्टनर्स नहीं है या इनके पास बंटवारे का हक नहीं है। मेरी वाइफ का मेरे ससुर जी के एचयूएफ में हक है, वहां पे उसके पास को पार्टनरी राइट है, वहां पे जाके बंटवारा करा सकती है, बट मेरे घर पे आने के बाद अगर हमारे एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरी वाइफ का कोई भी हक नहीं है। वाइफ मेंबर है, वो मेरे एचयूएफ में भी मेंबर है, उसके पापा के एचयूएफ में भी मेंबर, दो जगह हो सकती है, लेकिन को पार्टनरी जो राइट है, जो बंटवारे का राइट होता है, वो बंटवारे का राइट उसको उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी में मिलेगा, हमारे एचयूएफ की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो मेरी बेटी है ऑब्वियसली उसका राइट जो है वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी में रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो मेल मेंबर है इसके जो डिसेंडेंट लोग रहेंगे उसमें बेटा बेटी दोनों का हक रहेगा, लेकिन इस बेटे के लिए जो बीवी लेके आएंगे, धन्नो लेके आएंगे, वो धन्नो का हमारे एचयूएफ की प्रॉपर्टी में हक नहीं रहेगा। अब एक बात समझना, हिंदू लॉ जो होता है ना, हिंदू लॉ में टू स्कूल ऑफ लॉ है, एक होता है दया भागा और एक होता है मिताक्षरा। नाम सुना ये आपने, दया भागा मिताक्षरा, पहली बार सुन रहे हो? तो एचयूएफ में दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ होते हैं, वन इज द दया भागा एंड वन इज द मिताक्षरा। दया भागा है वो इंडिया में दो स्टेट में लगता है, एक तो वेस्ट बंगाल में और एक असम में, और एक मिताक्षरा करके है वो पूरे इंडिया में लगता है। हम लोग कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या लगेगा, मिताक्षरा लगेगा या दया भागा? मिताक्षरा जो है बहुत बढ़िया हिंदू लॉ है, वो क्या बोलता है कि जैसे ही फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ उसका पेरेंटल प्रॉपर्टी में हक बन गया। जन्म लेते ही मुकेश अंबानी जो है उसका बेटा आकाश अंबानी और एक अनंत अंबानी, आकाश अंबानी का जैसे ही बेटा बेटी हुआ वो अंबानी की फैमिली अगर प्रॉपर्टी जो भी रहेगी उसमें उसका हक आ गया। आप जितने भी लोग हो, मैं बताऊं, आपने जन्म लिया है और आप महाराष्ट्र में हो करके, ठीक है, आपको मिताक्षरा लगेगा, आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका हक है। आज आप उनसे लड़ाई कर सकते हो, आप वो बोलते घर से बाहर जाओ, बोला आप जाओ, ठीक है, क्यों? तो बोला मेरा भी इक्वल हक है, मैं को पार्टनर हूं, मेरा हक है इस प्रॉपर्टी में। जन्म से ही आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी में हक बन जाता है अंडर द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। लेकिन दया भागा जो है वो लगता है आसाम और वेस्ट बंगाल में, वो बहुत बढ़िया है। वो बोलता है जब तक पापा जिंदा है आप बच्चों का उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। जब पापा का स्वर्गवास हो गया, अगर पापा नहीं रहे तो बेटे का हक आएगा, बट जन्म से बेटे का हक नहीं रहता प्रॉपर्टी में। लेकिन हमारे यहां पे जो लगता है वो मिताक्षरा लगता है। बच्चे ने फैमिली में जन्म लिया, फैमिली की प्रॉपर्टी जो भी रहेगी उसमें बच्चे का अधिकार है, बच्चे का हक है, दैट इज कॉल्ड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। लेकिन दया भागा में क्या होता है कि जब तक पापा जिंदा है वो आपको लात मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं, कोई हक नहीं है, बट आप यहां पे पापा को बोल सकते हो कि जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है करके, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके घर में जन्म लिया है तो मेरा अधिकार है, ऐसा हिंदू लॉ बोलता है। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं आपको यहां पे पढ़ के बता रहा हूं, आपका बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, और ये दया भागा स्कूल ऑफ लॉ जो लगता है ये लगता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। ये क्या बोलता है? नोबडी एक्वायर्ड द राइट और शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग।
मतलब जब तक भैया पापा जिंदा है, किसी का बच्चे का जन्म से अधिकार नहीं है यहां पे। Thus, the children do not acquire any right or share in the family property as long as his father is alive. And only on the death of the father, the children will acquire the right or share in the property. ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जब अगर मान लो वो नहीं रहे तो बच्चों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। Hence the father and his brother would be the co-partner in the HUF, मतलब पापा और पापा के जो भाई है वो को-पार्टनर रहेंगे, बच्चे को-पार्टनर नहीं है। कहां पे? दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, और वो कहां पे लगेगा? सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड आसाम। बट अपने यहां पे कौन लगेगा? मिताक्षरा। अपन ने तो जैसे ही जन्म ले लिया HUF की प्रॉपर्टी में, लाओ अपना हक करके, ठीक है, उनको बोलने का मैं भी इक्वल हकदार हूं करके, ठीक है, बिकॉज मैं हमारे यहां मिताक्षरा लगता है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या बोलता है? ये रेस्ट ऑफ इंडिया में लगेगा, आसाम वेस्ट बंगाल को छोड़ के। वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय द सक्सेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर आर लिविंग। भाई इररेस्पेक्टिव, पापा जिंदा है कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है, हमको हमारा हक मिलेगा। Thus, every child born in the family acquire a right or share in the family property. जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको फैमिली प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बन जाता है, उसको पैसा मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये HUF कौन बना सकता है? सिर्फ हिंदू लोग ही बना सकते हैं या मुस्लिम भी बना सकते हैं? हाँ, हिंदू या मुस्लिम भी बना सकते हैं? राइट आंसर इज ओनली हिंदू। मुस्लिम लोग है वो HUF नहीं बना सकते। लेकिन एक बात बताओ, पारसी लोग, पारसी भी नहीं बना सकते, पारसी इज ऑल्सो डिफरेंट कास्ट। जो कैथलिक होते हैं वो भी HUF नहीं बना सकते। लेकिन ध्यान रखना, जो जैन फैमिली होती है, जैन या जो सिख फैमिली होती है, ये तुम्हारे हिंदू ही माने जाते हैं। जो जैन है एंड सिख है वो हिंदू से ही निकले हैं और वो हिंदू ही है, तो उस पर्टिकुलर केस में जैन है एंड सिख है वो HUF बना सकते हैं। बाकी अगर पारसी है, कैथलिक है या फिर तुम्हारे मुस्लिम्स है, वो HUF नहीं बना सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? लिखिए, एक काम करिए, आप अपनी बुक में 2 लाइन छोड़ के लिखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31। लिखिए पर्सन, लिखिए पर्सन, पर्सन। और पर्सन में पॉइंट नंबर 1 लिखिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। पॉइंट नंबर 1 लिखिए इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में डैश करके लिखिए इट मींस अ नेचुरल पर्सन। इट मींस अ नेचुरल पर्सन, दैट इज नेचुरल पर्सन, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, HUMAN BEING, नेचुरल पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, full stop. It includes male, it includes male comma females, it include male comma female comma minor, minor comma third gender, third gender comma unsound mind, unsound mind, unsound mind, unsound mind, full stop. Example Mr. Ayush, example Mr. Ayush। आयुष ये एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड का नहीं है, ये एग्जाम्पल इंडिविजुअल का है, ठीक है, नहीं तो बोलेगा अनसाउंड माइंड के बाद में लिखवा रहे हो, तो एग्जाम्पल आयुष इज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। एक लाइन छोड़ के बी पॉइंट लिखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बी या सेकेंड पॉइंट जो भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपने जो लिखा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
शॉर्ट में लिखते एच यू एफ। अब यहाँ पे मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, आपको लिखना है तो लिख ही लेते हैं। अब एक काम करो, ऐसा लिखो, ऐसा का ऐसा बनाना है, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, एक दया भागा, एक मिताक्षरा, वेस्ट बंगाल आसाम एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है आपको? रात को सोए नहीं ना, तो तुम सोते हो ना उसको सोने देते हो, तो सो जाया करो ना। जितने भी YouTube पे देख रहे खजूर लोगों, तुमने लेक्चर को लाइक ही नहीं किया, वीडियो को लाइक करो फटाफट। खजूर, मैं आपको खजूर बोलूंगा ऐसे, खजूर। हाँ जी, कॉपी हो गया। पहले पार्ट में इधर लिखा है चाइल्ड कैन नॉट गेट राइट इन प्रॉपर्टी टिल द टाइम फादर अलाइव, एंड दूसरे में लिखा है चाइल्ड एक्वायर्ड राइट इन प्रॉपर्टी बाय बर्थ। हाँ, दया भागा में जब तक फादर जिंदा है, ना तो मेल ना फीमेल, किसी को नहीं। हाँ, फिर मिलेगा, बेटी जो है उसको मिलेगा, बेटे बेटी दोनों को इक्वल माना जाता है। बट तू ध्यान रखना, शादी के बाद तुम भी बुआ बनने वाली हो, और बुआ को राखी पे बुलाएंगे, और राखी पे एक डॉक्यूमेंट पे ऐसे साइन कराएंगे ना, तो लेकिन आजकल तो ऐसे लड़कियां बहुत लड़ लेती है ना, पता चल गया ना अभी। हाँ, तो ध्यान रखना साइन ना कराए। हमारे यहाँ पे आपको पता है, इंडिया में एक बात तो बड़ी नेचुरल है कि सबके घर में झगड़े हैं ना, भाई भाई के झगड़े तो हर किसी के घर में है ना, इट इज वेरी रेयरली। और मेरे को पता है, हर बच्चा मुझे आके यही बोलता है कि मेरे पापा को मेरे चाचा ने या मेरे पापा के जो बड़े भाई है, मतलब बड़े पापा ने धोखा दिया। मेरे को हर बच्चा आके वही बोलता है कि मेरे पापा को चाचा ने धोखा दिया। मुझे आज तक वो चाचा का बेटा नहीं मिला जो बोले कि मेरे पापा ने धोखा दिया किसी को। ठीक है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है, हर कोई आके यही बोलता है कि भाई मेरे पापा को। आप भी अगर आप भी देखोगे, अगर मान लो आपके पापा के भाई भाई का नहीं बनता है, तो आप लोग यही सोचो, यही बोलोगे ना कि आपके पापा को धोखा दिया है। तो किसी के, हाँ बोल भाई। बुद्धिस्ट फैमिली एचयूएफ में आएंगे या नहीं आएंगे, आई हैव टू चेक इट। एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। बुद्धिस्ट, किसी को आइडिया है बुद्धिस्ट फैमिली? क्योंकि जैन एंड सिख का तो यहां पे लिखा हुआ है, नहीं बौद्ध जो धर्म है वो हिंदू में आता है या नहीं, आई हैव टू चेक। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, मैं कल एक बार देख के बताता हूं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, एचयूएफ से रिलेटेड अपने क्वेश्चन बैंक में। आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके अपन एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन छोटे छोटे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करके है। ठीक है, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पे। ये कंपाइलर आपको मिलेगा जिसमें क्वेश्चन बैंक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे, तो वो अपन क्लास में करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे जिसके आंसर यहां पे दे रखे होंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 करके है, देखिए क्या दे रखा है। द जैन एचयूएफ इन आसाम, ये आसाम में है,
आसाम में है, कंप्राइज ऑफ मिस्टर सुरेश जैन, उसकी खुद की वाइफ सपना जैन, हिज सन मिस्टर सार्थक जैन, हिज डॉटर इन लॉ मिसेस प्रीति जैन, हिज डॉटर मिस सीमा जैन, एंड हिज अनमैरिड ब्रदर मिस्टर प्रीतम जैन. Which of the member of HUF are eligible for the co-partnering right? मतलब अगर अभी बंटवारा होता है तो भैया किस किस में प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, किसके पास बंटवारे का राइट है करके. ठीक है, पहली चीज तो ये कहां है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में है, तो दया भागा या मिताक्षरा, तो यहां पे दया भागा लगेगा. और जब दया भागा लग रहा है तो मैं बोलूं बच्चे का प्रॉपर्टी में राइट जन्म से नहीं है, तो मैं बोलूं यहां पे एक तो राइट किसका, सुरेश जैन का है, उसकी वाइफ का तो ऐसे भी नहीं है, वाइफ का तो किसी भी लॉ में नहीं होगा. ठीक है, वाइफ का तो ऐसे भी नहीं है, उसके बेटे का नहीं है क्योंकि सुरेश जिंदा है. ठीक है, अगर मान लो बेटे को चाहिए तो सुरेश की क्या होनी चाहिए बोलते हैं सुरेश की हत्या होनी चाहिए यार इतना गंदा कौन बोल सकता है करके. ठीक है सार्थक को राइट चाहिए तो सुरेश जी नहीं रहने चाहिए करके. ठीक है, मतलब क्या मिर्जापुर चल रहा है यहाँ पे, क्या मुन्ना भैया बोलते कालीन भैया को मार दो तभी मुन्ना भैया को राज मिलेगा मिर्जापुर का, ऐसा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे करके. ठीक है, तो देखो सुरेश जैन है, उसका तो राइट बेचारे का है ही, ये जिंदा है, उसकी बीवी का नहीं है, उसके बेटे का नहीं है, उसके बेटे की बीवी का भी नहीं है, उसकी डॉटर का भी नहीं है, बट उसके भाई का तो है. भाई हमें भाई तो भाई का तो है. तो प्रीतम जैन जो है वो प्रीतम जैन इसका पार्ट माना जाएगा. प्रीतम जैन का यहां पे राइट प्रॉपर्टी में है, उसके पास को पार्टनरी राइट रहेगा. तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ, एक बार आप रीड कर लीजिए. यस सर, सुरेश जैन है, सुरेश जैन की बाय चांस डेथ हो गई, बच्चे और फिर प्रीतम जैन का रहेगा. दो बच्चे इसके, एक तो सीमा जैन और सार्थक जैन, एक तुम्हारा प्रीतम जैन, तीन रहेंगे. हाँ, प्रीतम के बच्चे हो गए और सुरेश मर गया, तो प्रीतम तो जिंदा है ना. नहीं नहीं नहीं, अगर सुरेश मर गया तो सुरेश के बच्चे एंड प्रीतम अकेला. अगर ये आसाम में है, अगर मान लो ये आसाम की जगह यहां पे राजस्थान होता तो किस किस के पास को पार्टनरी राइट होता, एक तो सुरेश के पास, सपना के पास नहीं होता, सार्थक के पास होता, प्रीति जैन के पास नहीं होता, एंड सीमा जैन के पास होता, एंड प्रीतम जैन के पास होता. इनके पास में को पार्टनरी राइट होता. समझा कि नहीं समझा. चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन ये है ऊपर वाला, व्हाट आर द टू स्कूल ऑफ लॉ वेयर दे हैव प्रिवलेंट एंड एक्सप्लेन ऑल्सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. कौन कौन से ऐसे दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, वो कहां कहां पे लगते हैं, एंड उन दोनों में बेसिक फर्क क्या है. तो पहला वाला बोलोगे दया भागा और दूसरा क्या बोलोगे, मिताक्षरा. दया भागा कहां पे लगता है, मिताक्षरा कहां पे लगता है, रेस्ट ऑफ इंडिया. और उसमें फर्क क्या है, देखो दया भागा जो है उसमें जन्म से आपका प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है, मींस आप को पार्टनर नहीं बनोगे. लेकिन यहां मिताक्षरा में क्या है, जन्म से आपको प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है करके. ठीक है, सो दिस इज वन सिंपल से दो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो अपने पहले टॉपिक में दे रखे हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एचयूएफ. तो अपन ने आपको जो लिखना है एचयूएफ में और कुछ भी नहीं लिखना, जितना आपने लिखा है उतना लिख लिया, बहुत है. एग्जाम्पल लिख लो, मिस्टर बीबीज एचयूएफ. एग्जाम्पल मिस्टर बीबीज, मिस्टर बीबीज, बीबी और ऊपर ऐसे एस करके बीबीज एचयूएफ. उसके बाद लिखो इंडियन कंपनी, सॉरी नॉट इंडियन कंपनी, ये दूसरा पॉइंट था एचयूएफ. तीसरा पॉइंट लिखो कंपनी. कंपनी किसको बोलते हैं, हाँ कंपनी मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी. कंपनी बेसिकली दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी हमारे इनकम टैक्स में किसको बोलेंगे, जो इंडिया के किसी लॉ में इनकॉर्पोरेट है.
किस कहां इनकॉर्पोरेटेड? इंडिया के किसी लॉ में। इंडिया के किसी लॉ में मतलब एग्जांपल के लिए कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कोई और भी लॉ हो सकता है, जैसे स्टेट के वगैरह अलग अलग लॉ हो सकते हैं। तो उसमें जो इनकॉर्पोरेट होती है उसको बोलते हैं इंडियन कंपनीज, और इंडिया के बाहर किसी लॉ में इनकॉर्पोरेट है उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। अब कंपनी लॉ में हो सकता है कुछ अलग ही डेफिनेशन हो, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स में डेफिनेशन क्या है? इंडियन कंपनी मींस एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर एनी लॉ, एंड फॉरेन कंपनी मतलब विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 3। 1 2 3 लिख रहे हो, एबीसीडी लिख रहे हो? 1 2 3। तो 3 लिखो पर्सन में कंपनी, और कंपनी में पहला डैश करके लिखो इंडियन कंपनी। कंपनी में पहला डैश करके लिखो इंडियन कंपनी, और जहां आपने इंडियन कंपनी लिखा डैश करके लिखो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेट एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ब्रैकेट में लिखो अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर स्टेट लॉ, और एनी अदर स्टेट लॉ, एनी अदर स्टेट लॉ। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एंड फॉरेन कंपनी में डैश करके लिखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। एक होता है पार्टनरशिप फर्म। एक बात बताओ पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं? दो या दो से लोग, ज्यादा लोग आपस में क्या करते हैं? साथ में आते हैं। दो या दो से लोग आपस में मिलते हैं बिजनेस के मोटिव के लिए। अच्छा, बाकी मोटिव नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, उसके लिए मिलते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं? जो आपने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप फर्म। इंडिया में पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब अपनी आजादी के पहले वाला है। आपको पता है पाकिस्तान में भी ये एक्ट चलता है आज भी। एक दिन मेरे को पता नहीं, ऐसे बैठे होते हैं अपन तो कुछ ना कुछ करते हैं, मैंने पाकिस्तान के सीए का सिलेबस देख लिया। अपन होता है ना कि वहां कैसे सीए होता होगा, तो वहां देखा तो वहां पे भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही है। मैंने बोला ये तो अपने आप ही है, वहां पे भी फिर पता चला अरे ये तो पहले तो अपन दोनों एक ही थे ना। तो उन्होंने भी वही पार्टनरशिप एक्ट ले रखा है, हमने भी वही पार्टनरशिप एक्ट ले रखा है करके, ठीक है। तो एक तो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है। एक चीज ध्यान रखना, दूसरा एक होता है एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या होता है गाइस? हमेशा ध्यान रखना, एलएलपी जो होती है वो फर्म ही है, उसको भी पार्टनरशिप फर्म ही मानने का। ऐसा नहीं कि नहीं एलएलपी तो अलग है ना, एलएलपी भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म। क्या है? पार्टनरशिप फर्म। तो चौथा लिख लो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म में डैश करके लिखो इट मींस firm defined under Partnership Act 1932. It means firm defined under Partnership Act 1932 or LLP Act 2008 और LLP Act 2008। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल तुम्हारा नाम लिख लो करके, ठीक है। तो तुम्हारा और मेरा साथ में आपका जो भी नाम रहेगा उसके साथ में ऐसे बी को मर्ज कर लो करके, ठीक है। ऐसा लिख लो बीबी वर्चुअल फर्म, बीबी वर्चुअल्स फर्म, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बीबी वर्चुअल्स फर्म।
बीबी वर्चुअल्स फर्म, दिस इज फर्म, बीबी वर्चुअल्स फर्म इज अ फर्म। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल अपन कंटिन्यू करेंगे एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जितना लिखवाया है, जितना पढ़ाया है, उसको आप रिवाइज करके आएंगे, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।